हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 लेक्चर था, जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। और हमारा टारगेट था कि हम एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इसमें फार्मूले याद रखने से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट को समझना। इसलिए जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो है वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नीट वालों के लिए और JEE वालों के लिए। ठीक है, और इस लेक्चर में सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जितने भी टॉपिक इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सारे के सारे फार्मूले भी आपको समझाएंगे भी, आपको याद भी करवाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपको माइंड मैप्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जिसको आप फार्मूला शीट्स कहते हो। तो इन फार्मूला शीट्स को जो है आप क्यूबिक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम आपका पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज तक कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम EMF कहते हैं। क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। और इसको आप जनरली E से रिप्रेजेंट करते हो या कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, E को आप कुछ ऐसा बनाते हो। ठीक है, इससे भी हम EMF को रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली E भी लिखते हो तो उससे भी आप रिप्रेजेंट करते हो EMF को। ठीक है, जो EMF होता है, एक्चुअली अगर हम EMF की बात करते हैं तो ये एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं उसमें और EMF में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसलिए जो EMF है इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका यूनिट भी वोल्ट होता है। ठीक है, और जो वोल्टेज होता है या जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो उसका यूनिट भी वोल्ट होता है। तो इसलिए EMF का यूनिट भी वोल्ट होता है, क्योंकि EMF एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर ये आपके पास कोई भी सर्किट है और यहाँ पे आपके पास सेल लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेल लगा है और इसके बीच में ये जो स्पेस है वहाँ पे जो वर्क हो रहा है, चाहे वो चार्ज की वजह से हो रहा है, तो उसको हम इंटरनल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल वर्क कहते हैं। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे चार्ज जो है वो बाहर निकल रहा है, यहाँ से चार्ज आ रहा है, रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। इसी तरीके से चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से फिर अंदर जाता है सेल के और बाहर निकलता है। तो इस तरीके से ये सर्किट काम कर रहा है, इस तरीके से ये सर्किट जो है ये काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बाहर वर्क डन हो रहा है उसको हम W एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज यहाँ पे वर्क डन कर रहा है इस एक्सटर्नल सर्किट में उसको हम एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यानी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, जिसको आप लोड भी कहते हो। उसके बाद अगर हम EMF की बात करते हैं, देखो EMF जो होता है, एक्चुअली जो EMF होता है ना, ये वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये तो आप जानते हो, ये 10th क्लास में शायद आपने पढ़ा है। वोल्टेज जो होता है, यहाँ वोल्टेज यहाँ हम वोल्टेज की जगह EMF पढ़ रहे हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, तो EMF जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब वर्क डन यहाँ पे इंटरनल भी है जो सेल के अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल भी है जो एक्सटर्नल सर्किट में हो रहा है। ठीक है, तो EMF का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है और एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, E इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात करते हैं तो देखो जो रेजिस्टेंस होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी ये सेल का टॉपिक है ना, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखो जो जनरल रेजिस्टेंस होता है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी सर्किट के सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात करते हैं, देखो जो सेल होता है उसके पास एक अपना रेजिस्टेंस होता है, उसके पास एक अपना रेजिस्टेंस होता है, और उसी सेल के रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और इंटरनल रेजिस्टेंस में। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की एक खास बात है कि ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ जब भी कनेक्ट किया जाता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आपका जो सेल है जिसका EMF E है, ठीक है, इस सेल के पास एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल r से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो करंट फ्लो
फ्लो हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सेल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के पास जो अपना रेजिस्टेंस होता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हमेशा हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो अगर एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अगर अगर हमारे पास यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये स्मॉल आर जो है ये कैपिटल आर के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, वो बराबर होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्योंकि सीरीज में मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में पार्ट 1 लेक्चर में बताया था कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ऐड होता है। ठीक है, सीरीज में, तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, उसके बाद अगर हम करंट की बात करते हैं, देखो करंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे आप एक बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ, जो ईएमएफ है ना, 2 मिनट के लिए आप उसको वोल्टेज ही समझ लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप समझ लो कि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप समझ लो कि जो ईएमएफ है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। देखो अगर मैं चाहता डायरेक्टली आपको कहता है कि ये याद करके लाना, तो ये चीज़ें जो है याद नहीं करनी है। अगर आप समझ के जाओगे तो ये महीने के बाद भी यानी ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, अगर रट के जाओगे तो ये 5 दिन के बाद ही भूल जाएगा। इसलिए इन तरह के टॉपिक्स को रटना नहीं है, आपने उन फार्मूलों को रटना है जिनको डिराइव करने में ज़्यादा टाइम लगता है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपने समझना है। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर हम करंट I की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू V अपॉन आर। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे हमारे पास सेल है, इस सेल का ईएमएफ ई है, तो यहाँ पे वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, ई कहेंगे। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपके पास करंट है जो पास हो रही है इस सर्किट से। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज आर, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फिर वोल्टेज कह लो, एक ही बात है। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप टर्मिनल वोल्टेज कह लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट तो आप जानते हो कि जब करंट फ्लो नहीं होती है, उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज टर्म यूज नहीं करते हैं, उस केस में हम ईएमएफ टर्म जो है वो यूज करते हैं। लेकिन जब क्लोज्ड सर्किट होती है, जब किसी सर्किट में से करंट पास होता है, क्लोज्ड होती है, तो उस केस में जो ईएमएफ प्रोवाइड होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो ईएमएफ प्रोवाइड होता है, उसी को तो हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि ओपन सर्किट के केस में हम ईएमएफ टर्म यूज करते हैं, क्लोज्ड सर्किट के केस में हम टर्मिनल वोल्टेज टर्म यूज करते हैं। अब देखो ये फार्मूले आपने रटने नहीं है, ये फार्मूले जो इनको मैं आपको यानी ये जो 2 फार्मूले हैं ये कंसेप्चुअल है और इनको समझना है, इनको याद नहीं रखना, इनको समझना है। देखो जब सेल डिस्चार्ज होता है, अब जब सेल चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो केसेस मैं आगे लिख के लाया हूँ, वो केसेस मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे जनरली। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, जो सेल होता है ना, सेल उसके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ईएमएफ की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँगा। क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बस फर्क क्या है, जो सेल होता है उसके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के पास, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। यानी सेल क्लेम्स टू गिव ईएमएफ। जो सेल है वो कहता है कि मैं एक्सटर्नल सर्किट को ईएमएफ दूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेल के पास क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। अगर सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, जितनी करंट पास हो रही है और इस रेजिस्टेंस के बराबर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो आई आर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होता है, कहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेल के पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। इन सेल जो होता है वो कहता है कि मैं ईएमएफ दे सकता हूँ, लेकिन जब बैटरी यूज होती है, जब सेल यूज होता है, जब करंट फ्लो होती है, यानी क्लोज्ड सर्किट का केस आता है, उस केस में कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है। और कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जब इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है, वो कितना होता है वो मैं आपको बता दूंगा फार्मूलों के थ्रू। तो जब कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पे, तो फाइनली जो सेल प्रोवाइड करता है,
जो सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। भाई जो ईएमएफ है ना, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल के पास है। इस ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के पास क्या होता है, ड्रॉप होता है। और जो बाकी का पोटेंशियल बच जाता है, जो सेल पे ड्रॉप हुआ, उसके अलावा जो पोटेंशियल बच जाता है, जिसको सेल जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं भाई, हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे मैं एक सेकंड समझाता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू। देखो, सेल के पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ होता है, ई होता है, ठीक है। क्या होता है, ई, एक सेकंड सॉरी, ई होता है। तो अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, तो वो बराबर है ई माइनस, देखो टोटल पोटेंशियल कितना है, ई। अब देखो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वी पोटेंशियल मान लो, वी मान लो, तो वी किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई इंटू आर। अब यहाँ पे आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो आई आर, तो ईएमएफ में से अगर हम आई आर निकालते हैं, तो जो बाकी का पोटेंशियल बच जाता है, वो उस पोटेंशियल को सेल प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम फार्मूले देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्टली बताया होता तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। देखो टर्मिनल वोल्टेज वो तो मैंने यहाँ पे अब बता दिया, अब यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर होता है। आई यहाँ पे वो करंट है जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को मैं वी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, वी से रिप्रेजेंट कर लो या टी डॉट वी से रिप्रेजेंट कर लो, एक ही बात है। तो ई माइनस आई के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे वी जो है वो ई प्लस आई आर के बराबर भी हो सकता है, वो डिफरेंट केसेस फिर उनकी बात आती है। तो यहाँ पे हम हमने आपको पहला केस बताया, ठीक है, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो, अब है टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब हमने डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट केसेस में टर्मिनल वोल्टेज देखना है किसके बराबर होता है। जब सेल चार्ज होता है, जब सेल क्या होता है, चार्ज होता है, एक सेकेंड, जब सेल चार्ज होता है उस केस में, जब सॉरी पहले डिस्चार्ज वाला केस है, जब सेल जो है वो डिस्चार्ज होता है, उस केस में क्या होता है, हमारे पास एक सेल है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, उसका ईएमएफ ई के बराबर है, और उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, उस केस में जो करंट है, जो करंट आई है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है। करंट आई कहाँ से बाहर निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है। ये आपको फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो करंट आई होती है वो बैटरी या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, ठीक है। तो अगर सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो ई माइनस आई आर के बराबर होता है। और ये कैसे होता है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बिल्कुल शानदार तरीके से समझाया, ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास है जब सेल चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं, तो चार्जिंग ऑफ सेल, हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई के बराबर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। तो जब चार्जिंग ऑफ सेल की बात करेंगे हम, तो जो करंट आई है वो पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के अंदर पास होगी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पास होगी, सेल के अंदर पास होगी, ठीक है ना। जब करंट आई जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से यानी इधर की तरफ पास होती है, या कह लो पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ पास होगी, तो उस केस को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सेल चार्ज हो रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी करंट, तो हम कहेंगे डिस्चार्ज हो रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ करंट जाएगी, करंट आई पास होगी, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि सेल जो है वो चार्ज हो रहा है। अगर चार्जिंग ऑफ सेल की हम बात करते हैं, तो वहाँ जो पोटेंशियल वी होता है वो ई प्लस आई आर के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी हम चार्जिंग ऑफ सेल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वी, क्योंकि भाई देखो सेल के पास ई जो है वो ईएमएफ है, ठीक है। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, देखो जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो सेल को क्या मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आई आर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आई आर मिल रहा है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो सेल के अंदर से कितना पोटेंशियल निकल रहा है, आई स्मॉल आर निकल रहा है। तो यहाँ पे माइनस कर लो, डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर होगा, चार्जिंग के केस में ई प्लस आई आर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात करते हैं। देखो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कैसे होता है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो, देखो
अगर इस तरीके से सेल्स कनेक्टेड होंगी, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और भी आगे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में तो आप जानते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पिछले लेक्चर में बड़े शानदार तरीके से बताया था। अगर हम इक्विवेलेंट EMF की बात करेंगे, तो इक्विवेलेंट EMF यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होगा। EMF भी क्या होता है? ऐड होता है। EMF क्या होता है भाई? ऐड होता है। और रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हो कि ये ऐड ही होता है। लेकिन इसमें एक केस है, अगर इफ पोलैरिटी इज रिवर्स, अगर पोलैरिटी रिवर्स होती है, पोलैरिटी इज रिवर्स्ड अगर हम किसी एक सेल की पोलैरिटी क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, या दो सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेल को देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, लेफ्ट साइड पॉजिटिव लगा दिया, राइट साइड नेगेटिव लगा दिया। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट ये यहाँ पे जो है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इस केस में, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो इक्विवेलेंट EMF होगा ना, वो E1 प्लस E2 माइनस E3 होगा, क्योंकि हमने E3 की क्या कर दी? पोलैरिटी रिवर्स कर दी। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? इक्विवेलेंट EMF क्या होता है? E1 प्लस E2 प्लस E3 होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ, और अभी तक बहुत बार ये मैंने आपको पढ़ाया भी, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर हम किसी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, ठीक है, किसी भी सेल की, तो इक्विवेलेंट EMF जो होता है वो होता है E1 प्लस E2 माइनस E3। यहाँ पे माइनस E3 इसलिए किया क्योंकि जो E3 है इसकी पोलैरिटी हमने रिवर्स की थी। लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है जब हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये टॉपिक जो है थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं ना, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, देखो ये आपके पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका सेल है। अगर आपके पास ये दो, मान लो यहाँ पे दो ही ले लेता हूँ, ये किसी दो पॉइंट्स के बीच में, ए बी के बीच में, अगर आपके पास दो सेल्स कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। मान लीजिए ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। ये R1 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। तो भैया आपने इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी जब भी पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड होंगे, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, कौन सा इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बराबर होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंस, जितने सेल्स होंगे, उतना इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट EMF की बात करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो बराबर होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अगर होगा यहाँ पे दो ही हैं तो आप दो ही लिख लो, ठीक है। अगर तीसरा भी होगा तो तीसरा भी लिख सकते हो, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपके पास क्या हो गया? इक्विवेलेंट EMF हो गया, ठीक है। अगर आपके पास इक्विवेलेंट EMF की बात की जाएगी पैरेलल में, तो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो, अगर हम पैरेलल के केस में, इससे पैरेलल के केस में अगर हम किसी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, अगर इफ पोलैरिटी इज रिवर्स, अगर किसी एक सेल की हम पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू E1/R1 माइनस, मान लो आप एक सेकंड, मान लीजिए आप यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ रखोगे, नेगेटिव इस तरफ रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या की? पोलैरिटी रिवर्स की। तो जो दूसरा सेल है, इसकी पोलैरिटी अगर हमने रिवर्स की, तो E1/R1 जो है, उस वहाँ हम माइनस करेंगे E2/R2, ठीक है, E2/R2। और रेजिस्टेंस तो आपको पता है, इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है पोलैरिटी रिवर्स करने पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हुआ, जब आप किसी सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हो, तो वहाँ पे जो EMF होता है, ये जो E2/R2 है, यहाँ पे इसके पीछे हम क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, तो इक्विवेलेंट EMF का फार्मूला हो जाता है E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इसके बाद एक और पॉइंट है, यहीं पे बता देता हूँ। वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी पैरेलल ग्रुपिंग की बात की जाएगी ना, जब भी पैरेलल ग्रुपिंग की बात की जाएगी ऑफ सेल्स, जब भी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात की जाएगी, जब भी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात की जाएगी, तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है,
और वो कनेक्टेड है पैरेलल में। जब भी n नंबर ऑफ सेल्स हैं और वो कनेक्टेड है पैरेलल में और हर एक सेल का ईएमएफ जो है वो बराबर है, मान लो ई के बराबर है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात की जा रही है और n नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है और हर एक सेल का ईएमएफ जो है वो बराबर है, हम मान लेते हैं कि ई के बराबर है, तो भैया इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ना वो ई ही के बराबर होगा, वो ई के बराबर ही होगा। ये थोड़ा सा शॉकिंग पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो है ये एब्जॉर्ब करने में, माइंड में एब्जॉर्ब करने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ये फार्मूला किससे निकल के आता है भाई, इसी से निकल के आता है। बस टाइम सेव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। जब n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और उनका इक्वल ईएमएफ होता है, हम मान लेते हैं ई के बराबर है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो n नंबर ऑफ सेल्स का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो ई ही के बराबर होगा। लेकिन शर्त क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए और इक्वल ईएमएफ होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखना। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2, सेम जो मैंने आपको पढ़ाया वही यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये तो मैंने आपको अभी बताया कि फॉर सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ, अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं जिनका इक्वल ईएमएफ ई है और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्वल ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। उसके बाद अगर आप किसी भी सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हो तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ, मान लो आपके पास 3 सेल्स हैं और जो E3 है, मान लीजिए तीसरा सेल जो है E3, उसकी पोलैरिटी आप रिवर्स कर रहे हो, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर आप पोलैरिटी रिवर्स करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। दैट इज 1/R इक्वल 1 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो अभी तक हमने सीरीज में भी सेल्स को ग्रुप किया और पैरेलल में भी हमने सेल्स को कंबाइन किया। अब हमने सीरीज में भी करना है और साथ में पैरेलल में भी करना है, और इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। मान लीजिए बहुत सारे सेल्स हैं, वो उनको आप सीरीज में भी कंबाइन कर रहे हैं और साथ में इनको आप पैरेलल में भी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। और यानी यहाँ की तरफ मैंने क्या किया, सीरीज में इनको ग्रुप किया और नीचे की ओर मैंने इनको क्या किया, पैरेलल में ग्रुप किया। अब मैं मान लेता हूँ कि n नंबर ऑफ सेल्स मैंने सीरीज में ग्रुप किए, कितने, n नंबर ऑफ सेल्स अगर मैंने सीरीज में ग्रुप किए एक रो के अंदर, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ रोज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। एक रो में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, वो सीरीज में हमने कंबाइन किए हुए हैं और हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो m है, तो टोटल सेल्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे ना वो m इंटू n होगा। ये तो आप जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, m इंटू n। अब देखो अगर हमारे पास n सेल्स हैं, ठीक है, और हर एक का ईएमएफ ई है और उनको हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। आप जानते हो कि अगर एक रो की बात करेंगे, जब हम किसी रो में सेल्स को कंबाइन करते हैं उसका मतलब होता है हमने इसको सीरीज में कंबाइन किया, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m नंबर ऑफ रोज है। हर एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कंबाइंड है हर एक रो में और नंबर ऑफ रोज m है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो n इंटू m के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करते हैं, वो n इंटू ई के बराबर होगा। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ यहाँ पे m n इंटू ई के बराबर कैसे होगा, देखो अगर हम सीरीज की बात करते हैं ना, तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में जब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं तो वो निकल के आता है n इंटू ई। अगर n नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास, ये मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ाया, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है, मान लीजिए इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हर एक रो में इक्विवेलेंट जो वो एन ई के बराबर है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हर एक रो में यही ईएमएफ होगा n इंटू ई, ठीक है, इस रो में भी n इंटू ई होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी पैरेलल में सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ होता है, पैरेलल में जब सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ होता है तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो उसी के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एन ई है, ठीक है, यानी एक रो में क्या है, एन ई अमाउंट ऑफ ईएमएफ है, तो अगर हर एक रो में, अगर यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज है, हर एक रो में अगर n ई ईएमएफ है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो भी n ई ही होगा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही है, जो मैंने पहले पिछली स्लाइड्स पे जो मैंने आपको पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ाया, उसको रिपीट करके देखो, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो,
तो इस तरीके से अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली याद रख लो कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर है, n इंटू ई के बराबर है। n क्या है, हर एक रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स है, और ई यहाँ पे क्या है, हर एक सेल का ईएमएफ। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू n स्मॉल r अपॉन m, n इंटू स्मॉल r अपॉन m, n इंटू स्मॉल r अपॉन m। स्मॉल r तो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, m यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है वो रिप्रेजेंट करता है m को, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट I की बात करते हैं ना, तो करंट I का जो फार्मूला है इसको आप ज़बानी याद कर लो, m इंटू n इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन स्मॉल आर, ठीक है। ये अपने ज़बानी याद करना है। जो करंट I का फार्मूला है ना, करंट I का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू m इंटू n इंटू ई अपॉन m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। n जो है ये नंबर ऑफ सेल्स है, हर एक रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और e यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है हर एक सेल का, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट का फार्मूला हो जाता है। उसके बाद देखो करंट का ये तो जनरल फार्मूला है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि करंट जो होता है वो ई इक्विवेलेंट अपॉन r प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। जो I का जनरल फार्मूला है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास उस करंट का फार्मूला हो जाता है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम ग्रुपिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम पावर की बात करते हैं, तो पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर होता है, पावर का जनरल फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये तो आप जानते हो कि पावर का जनरल फार्मूला आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। अगर आई की जगह हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, अगर आई की जगह हम एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। पावर की जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट और पावर, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन में पावर या फिर करंट की बात करेंगे वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर हम करंट या फिर पावर की बात करेंगे वो मैक्सिमम कब होगी, उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी सिंपल सी कंडीशन है, अगर एम कैपिटल आर जो है वो एन इंटू स्मॉल आर के बराबर होगा। अगर m इंटू कैपिटल R बराबर होगा n इंटू स्मॉल r के बराबर होगा, तो उस केस में मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है। उस केस में जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, m क्या है, n क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो जब हमारे पास, मैंने आपको पीछे यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ाया था, ये वाला फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। देखो अगर हमारे पास m कैपिटल R बराबर होगा n इंटू स्मॉल r की, तो इस कंडीशन में अगर हम कैपिटल R की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आती है n स्मॉल r अपॉन m, ठीक है। क्या निकल के आती है, n इंटू स्मॉल r अपॉन m। अब देखो ये जो n r अपॉन m है ना, ये r इक्विवेलेंट की वैल्यू भी है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका फार्मूला भी यही सेम है, ठीक है, n r अपॉन m, ठीक है। जो n r अपॉन m है सेम फार्मूला जो है वो इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो जो R इक्विवेलेंट है उसके बराबर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। और कौन सा R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट, ठीक है, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल R इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r अपॉन m, ठीक है। और जब ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट होगी किसी भी सर्किट में या फिर मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा किरचॉफ्स लॉ है। देखो अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं तो ये जनरली दो लॉज होते हैं, एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एक किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, जिसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं, या फिर जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं आपको आगे आगे पता चल जाएगा। देखो अगर कोई भी जंक्शन है, मान लो यहाँ पे कोई भी जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन की अगर हम बात करें, इस जंक्शन पे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हो रहा है पर यूनिट टाइम वो बराबर होगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लीव हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड कह लो या फिर पर यूनिट टाइम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, पर सेकंड यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ हम पर यूनिट टाइम लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो किसी भी जंक्शन की अगर हम बात करते हैं, वहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम जो होता है वो बराबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस जंक्शन से, तो वो बराबर होगा उतने चार्ज के जो जितना चार्ज इस जंक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी I1 अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, ठीक है, I2 अमाउंट ऑफ करंट भी यहाँ पे आ रहा है इस जंक्शन पे, तो मैंने लिखा I1 प्लस I2, ठीक है। और I3 इस जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है, तो वो बराबर होगा I3 की। आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। क्योंकि देखो इस जंक्शन पे जो है I1 और I2 जो है वो आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे I1 प्लस I2 लिखा, और I3 जा रहा है, तो
इज इक्वल टू I3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाएगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर KCL जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं या जंक्शन लॉ कहते हैं, वो किस पे बेस्ड है, तो आप बताना ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। और जो समेशन ऑफ I होता है वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, यानी जितनी भी जैसे यहाँ पे अगर बात करें, देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 है ना, I3 को उस साइड लेते हैं तो I माइनस I3 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, समेशन ऑफ I 0 होता है, यानी टोटल चार्ज जो होता है उसका सम जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, जो इनकमिंग करंट होती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, समेशन ऑफ I जो होता है वो 0 के बराबर होता है जब हम ये कन्वेंशन भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करते हैं तो इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL कहते हैं, ठीक है, या फिर लूप्स लॉ भी कहते हैं। लूप्स लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं उस वक्त हमें एक लूप चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सर्किट है, ठीक है, तो हमने एक पाथ जो है वो सिलेक्ट करनी है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखो किरचॉफ सेकंड लॉ में हमने सिंपल सी बात याद रखनी है कि समेशन ऑफ V जो है, समेशन ऑफ V जो है वो 0 के बराबर होता है। समेशन ऑफ V किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए समेशन ऑफ V जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी साइन कन्वेंशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टर के केस में अगर पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर रेजिस्टर के केस में पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास डेल्टा वी जो होगा वो प्लस आई आर होगा, डेल्टा वी प्लस आई आर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहाँ से करंट आई पास हो रही है, यहाँ से करंट आई पास हो रही है। तो जब हमने वोल्टेज लिखना होगा तो हमें अपनी मर्जी से पाथ सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करें या फिर क्लॉकवाइज करें। ठीक है, वो हमें अपनी चॉइस से पाथ जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो इस तरफ पाथ सेलेक्ट की, यानी करंट की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट मैंने पाथ सेलेक्ट की। तो जहाँ पे पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी वहाँ पे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर होगा, वहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, यानी वी एक्स माइनस वी वाई जो है वो प्लस आई आर के बराबर होगा। जहाँ पे पाथ और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा वहाँ पे डेल्टा वी जो है वो माइनस आई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पाथ को इस तरफ यानी रखूँ, ठीक है, अगर इस पाथ को मैं यहाँ की तरफ रखता हूँ तो उस केस में करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, माइनस आई आर के बराबर होगा, माइनस आई आर के बराबर होगा। तो अगर पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आई आर होगा, अगर पाथ और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस आई आर होगा। ठीक है, अगर हम सेल की बात करते हैं, देखो सेल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अगर पाथ जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो आपने याद रखना है कि कहाँ की तरफ जा रही है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है पाथ जा रही है तो जो डेल्टा वी होगा वो प्लस ई एम एफ होगा। ठीक है, यानी वी ए माइनस वी बी प्लस ई के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये आपका सेल है, ठीक है, अगर ये आपका सेल है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, इसको नेगेटिव टर्मिनल मान लो। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक पाथ सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ की तरफ पाथ सेलेक्ट की, ये क्या है, ये पाथ है। तो यहाँ पे पाथ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, इसका मतलब डेल्टा वी जो है वो माइनस ई के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इफ पाथ गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, पाथ कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा, माइनस ई के बराबर होगा। इन द सेम वे अगर हमारे पास यहाँ पे सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं पाथ यहाँ की तरफ बनाता हूँ, अगर मैं पाथ यहाँ की तरफ कंसीडर कर लेता हूँ तो जो डेल्टा वी होगा वो प्लस आई आर होगा, जो डेल्टा वी होगा वो प्लस ई होगा, यानी जो ई एम एफ होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि पाथ जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है। देखो ये वैसे किसी बुक में नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेथड, ये किसी बुक में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई ये पढ़ाता है हर एक, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मैंने लिख के लाया क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपको ये 2-3 पॉइंट्स याद होंगे तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब ये क्या है, ये KVL है। ठीक है, KVL को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, KVL को कैसे यूज़ करना है, ये किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला कि बैटरी से आपने करंट निकालना है। ठीक है, बैटरी से आपने करंट निकालना है। अगर करंट नहीं दिया, अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कोई भी एक्सटर्नल सर्किट हो सकती है, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पाथ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैटरी से करंट निकालनी है। ठीक है, बैटरी से करंट निकालनी है। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड लूप सेलेक्ट करो, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लोज्ड लूप आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और
जो क्लोज्ड लूप है आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आपने पाथ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर लो या फिर क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और आपने याद रखना है यहाँ पे अप्लाई करना है समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, ये आपने अप्लाई करना है। देखो इसकी समझ आपको तब तक अच्छे से नहीं आएगी जब तक ना आप जो है वो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, इस लेक्चर को देखने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो जिस बैटरी से जितना करंट निकाला उतना ही उसको उस बैटरी को वापस करो, ठीक है, यूजिंग केवीएल। जैसे यहाँ से मैंने आई करंट निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर से पास होते हुए ये मैंने इसको ये आई करंट रिटर्न करनी है, ठीक है। आई करंट इसको इसी बैटरी को रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो क्लोज्ड लूप दी होंगी, ठीक है। आप जानते हो कि जो लूप्स ला होता है इसमें कोई क्लोज्ड लूप होती है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि क्लोज्ड लूप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है बहुत सारा सर्किट दिया हुआ है, तो उसमें जो क्लोज्ड लूप होगा पहले वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो सिलेक्ट करने के बाद आपने पाथ सेलेक्ट करनी है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, क्लॉकवाइज कर लो, अपनी चॉइस है, ठीक है। और फिर डेल्टा वी का समेशन 0 के बराबर ये मान लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद तो यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि दो क्लोज्ड लूप्स के लिए फॉर टू क्लोज्ड लूप आप पाथ जो है वो सिलेक्ट कर लो, और उसके लिए यानी कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं है, आपने जो है वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से पाथ सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लूप्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज करना है, जो आपकी मर्जी है। मान लो यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, तो यहाँ मैं क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ, वो अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उसके बाद है आइडियल वोल्टमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो आइडियल वोल्टमीटर के केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट उस सर्किट में से पास नहीं होगी। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है तो करंट जो है वो 0 के बराबर अप्रोक्सीमेटली होती है, और इसी को हम आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखो अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद हम इसके फार्मूले देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो बैटरी जो है जो पावर गिवन बाय द बैटरी होती है वो बराबर होती है v इंटू आई की। v यहाँ पे वोल्टेज है और करंट जो है आई जो यहाँ पे करंट है। अब ध्यान रखना है, जब भी ये मैंने वैसे पीछे भी आपको कहीं ना कहीं बताया होगा, इसी लेक्चर में बताया है, ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो करंट होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पावर गिवन बाय द बैटरी होगी, ठीक है, वो v इंटू आई के बराबर होगी। v यहाँ पे वोल्टेज है, आई ये वाली करंट है जो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे बाहर निकली, ठीक है। उसके बाद जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, उस केस में क्या होता है कि जो करंट आई होती है, वो करंट आई जो होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ जाती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ जाती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ जाती है करंट, जब बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। और इसमें जो पावर एब्जॉर्ब्ड होती है दैट इज आल्सो इक्वल टू द v इंटू आई। यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस और i कौन सी करंट है, वो करंट है जो बैटरी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टर्स की बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे हमने कुछ पावर के फार्मूले देखने हैं। एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है, ये लैंग्वेज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका मतलब होता है कि एनर्जी कितनी लॉस हुई, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, यहाँ से हम I अमाउंट ऑफ करंट पास करा रहे हैं, तो पावर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया V इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पावर का फार्मूला V इंटू आई होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो फार्मूला है पावर का दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फार्मूला आपने याद रखना है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये जो दो फार्मूले हैं इनको वैसे आप याद ही रख लो, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो देखो ये कैसे आए। हमें पता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई है, ठीक है। हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। अब देखो इस फार्मूले में अगर हम v की जगह आई आर रख दें तो p इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। उसके बाद इसी फार्मूले में अगर हम i की जगह ओम्स लॉ से अगर हम i की वैल्यू निकालें दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, ये ओम्स लॉ कहता है। अगर ये i इज इक्वल टू वी अपॉन आर हम इस फार्मूले में रखते हैं तो p बराबर होता है v इंटू आई की जगह क्या रखना है, v अपॉन आर, तो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही मैंने आपको बताया कि पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर, ठीक है, इसके फार्मूले अब आपने देखने हैं एनर्जी के। तो देखो पावर आप जानते हो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पावर का फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है या फिर एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम भी होता है, कुछ भी कह लो एक ही बात है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एनर्जी का फार्मूला निकालते हैं तो वो बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम बराबर होता है एनर्जी के, ठीक है। अब पावर की जगह हमने आई स्क्वायर आर यहाँ पे लिख लिया और टाइम यहाँ पे लिख लिया, तो अल्टीमेटली एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी का दूसरा फार्मूला जब हम ये वाला फार्मूला पावर की जगह रखते हैं तो वहाँ जो दूसरा फार्मूला एनर्जी का निकल के आता है वो निकल के आता है आई स्क्वायर आर
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है मेरे ख्याल में, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है इस फार्मूले में। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ये आई स्क्वायर, वही मैं भी सोच रहा था, ये गलती हुई है यहाँ पे। ये आई स्क्वायर आर अपॉन टी नहीं होता है, ये यहाँ पे वी स्क्वायर, एक सेकेंड, वही मैं भी सोच रहा था, ये तो फार्मूला गलत है। वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है, हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है एनर्जी का, वो निकल के आता है, देखो हमने यहाँ पे पावर की जगह क्या रख लिया, और वी स्क्वायर अपॉन आर रख लिया, वी स्क्वायर अपॉन आर रख लिया, और टाइम की जगह टाइम रखा, तो अल्टीमेटली एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम वी आई, ये जो पावर वी आई के बराबर यहाँ पे है, अगर हम पावर की जगह यहाँ वी आई रख लें, तो एनर्जी का फार्मूला होता है वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई वेरिएबल करंट है, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट करंट नहीं है, उस केस में एनर्जी का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है। अगर हमारे पास वेरिएबल करंट है, उस केस में एनर्जी का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ नहीं है, यानी जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है क्या हीट जो होती है, जो हीट होती है वो बराबर होती है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के। तो यही हमने पढ़ा था कि पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हमने पीछे पढ़ लिया। तो यहाँ पे पावर की जगह हीट रखना है, ठीक है। तो आपने इतना सा याद रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हीट का फार्मूला होता है वो बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के, ठीक है। उसके बाद फ्यूज वायर की बात करते हैं। देखो अगर हम फ्यूज वायर की बात करते हैं, तो जो फ्यूज वायर है, वैसे ये पढ़ाने, यानी इसमें मैंने ये पढ़ाना नहीं था, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है और ये चीज़ें जो है ये याद नहीं रहती, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख के लाई है, ठीक है। तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस आपने याद रखना बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये वायर फ्यूज वायर जो है ये जल्दी मेल्ट हो जाती है, और घर के अंदर जो अप्लायंसेज होते हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये फ्यूज वायर, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर है वो एलॉय है लेड और टीन का, फ्यूज वायर लेड और टीन का एलॉय है, हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से लो करंट पास होती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट आए तो ये जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। और इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आई मैक्स का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ठीक है। जो आई मैक्स मैक्सिमम करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। और याद रखना जो हमारे पास वायर होती है फ्यूज वायर, उसका रेडियस हम यहाँ पे आर मान लेते हैं, उसका रेडियस हम यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आर जो है वो रेडियस ऑफ वायर है, ठीक है। और आई मैक्स का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ठीक है। और आई वन अपन, इसलिए अगर ये हमारे पास यहाँ पे आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आई वन अपन आई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन अपन आर टू का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस है वायर का। उसके बाद अगर हम पावर रेटिंग की बात करते हैं, तो जो पावर रेटिंग है किसी भी एप्लियंस का, वो क्या होता है, देखो क्वेश्चन में बहुत बार ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि कभी कभी पूछा जाता है कि अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो यानी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जब भी ब्राइटनेस की बात की जाएगी तो समझ, अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, समझ लेना कि पावर ज़्यादा है। तो ब्राइटनेस जो है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पावर रेटिंग ऑफ एप्लियंस में जो हमने मेनली पढ़ना है वो है बल्ब के बारे में, यानी आपके क्वेश्चन में क्या होगा, बल्ब दिया होगा और साथ में ये दो डेटा दिए होंगे, ठीक है, 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट एंड 220 वोल्ट दिया होगा। तो इसमें आपने दो डाटा याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें बल्ब दिया होगा और 100 वाट ब्रैकेट में ये दो डाटा दिए होंगे, ये क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो यहाँ पे समझना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे, वो क्या है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 100 वाट पावर से जल रहा है। 100 वाट पावर से क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे 100 वाट पावर से लाइट दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे जो है वो रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, या फिर करंट आई पूछी जा सकती है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं उस डिवाइस की जो आपके पास गिवन होगा, तो हम जानते हैं कि पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आता है वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो वी क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, पावर क्या होगा वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम सेफ करंट की बात करते हैं, अगर आपके पास पूछा होगा कि मैक्सिमम सेफ करंट क्या है डिवाइस के लिए, तो हम जानते हैं कि पावर V इंटू आई होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू P अपन V के बराबर निकल के आती है, यहाँ से I की वैल्यू P अपन V के बराबर होती है। दैट इज द मैक्सिमम सेफ करंट फॉर दैट डिवाइस, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कुछ और पूछा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ और पूछा है जिस फार्मूले में हमें ना पावर की ज़रूरत है ना वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या करना है, पावर और वोल्टेज को यूज़ करके वो टर्म्स, वो वेरिएबल्स आपने फाइंड आउट करने हैं जो वेरिएबल्स या जो टर्म्स क्वेश्चन में जो है वो मांगे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मीटर ब्रिज है या फिर स्लाइड वायर ब्रिज है।
तो अगर हम मीटर ब्रिज की बात करते हैं या जिसको आप स्लाइड वायर ब्रिज कहते हो, तो जो मीटर ब्रिज है इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ठीक है। जो मीटर ब्रिज होता है ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उस पे ये बेस्ड होता है। जो मीटर ब्रिज होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये तो आप जानते हो, ये हमने अभी अभी ये शायद हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 लेक्चर है वहाँ पे हमने पढ़ा था पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, वो हमने बिल्कुल अच्छे से देखा था, ठीक है। जो मीटर ब्रिज है इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि ये दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर भी करता है। क्या करता है? दो अननोन रेजिस्टेंस को ये कंपेयर भी करता है, ठीक है। अगर हम मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो जो मीटर ब्रिज में वायर होती है वो 1 मीटर होती है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर वायर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर वायर होती है। मान लीजिए ये आपके पास मीटर ब्रिज की वायर है, ठीक है। अगर ये हमारे पास मीटर ब्रिज की वायर है, इस पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके बीच में अगर कहीं डी पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ए से डी तक मैं इस लेंथ को एल कहता हूँ और डी से सी तक इसको मैं 100 माइनस एल कहता हूँ, ठीक है। 100 माइनस एल कहता हूँ। अब आपको होगी कि 100 माइनस एल यहाँ पे कैसे आए। देखो, अगर ए से लेकर डी तक मैं एल लेंथ मानता हूँ तो टोटल लेंथ अगर 100 है तो डी से सी तक 100 माइनस एल लेंथ होगी, ठीक है। अब देखो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो आर ओम के बराबर है। हम पूरी एल लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर वायर जो है वो क्या है? आर ओम है। उसको हम आर ओम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये तो पर यूनिट लेंथ है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें एडी लेंथ की, जो ए से डी तक लेंथ है, अगर उसकी हम बात करें उसके रेजिस्टेंस की, तो वो बराबर होगा एल इंटू आर। बिकॉज ए से डी तक जो लेंथ है वो एल के बराबर है और इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है, इसका पर यूनिट लेंथ का। और इस एडी लेंथ का जो एडी है हमारे पास ए से लेकर डी तक, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ हम एल के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से डी तक जो रेजिस्टेंस होगा वो एल इंटू आर के बराबर होगा। अब अगर हम डी से सी तक की बात करेंगे तो डी से लेकर सी तक जो लेंथ है वो 100 माइनस एल है। तो डी से सी तक जो रेजिस्टेंस होगा वो 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की, अगर हम बात करते हैं उससे पहले यहाँ पे देखो जो डी पॉइंट है इसको हम जॉकी कहते हैं। इसको हम जॉकी कहते हैं। क्यों इसको जॉकी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसको हम जॉकी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम जॉकी कहते हैं और यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होती है और इसीलिए इस पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि यहाँ तक एल लेंथ है, ठीक है। और इसके बाद की लेंथ जो है वो 100 माइनस एल है। अब देखो अगर हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाएं तो ये आर अपान एल आर इज इक्वल टू एस अपान 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर होता है। यहाँ से आर और आर हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है फार्मूला आर अपान एल इज इक्वल टू एस अपान 100 माइनस एल। और यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आर अपान एल इज इक्वल टू एस अपान 100 माइनस एल, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो यही आपका मीटर ब्रिज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसकी वो यानी जो मेन डायग्राम है वो यहाँ पे बना के नहीं लाई क्योंकि उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने मेन पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें जो मीटर ब्रिज है इससे हमने अननोन रेजिस्टेंस या तो फाइंड करना है या तो फिर दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया, पूरी तरीके से आपको दिखाया, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज इस पे कैसे अप्लाई करना है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी फिजिक्स में यूज होता है। जब भी बैटरी के लिए शंट वर्ड यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में होगा कि बैटरी इज शंटेड, तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो कनेक्ट की गई है सीरीज में। लेकिन अगर ये शंट वर्ड जो है ये रेजिस्टर के लिए यूज हो जाए या फिर रेजिस्टेंस के लिए यूज हो जाए तो आप समझ लेना कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब किसके साथ पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट किया गया है वो क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे वहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो और कुछ हो तो वो हम वहीं देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना बैटरी के लिए जब भी शंट वर्ड यूज किया जाएगा समझ लेना कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी शंट वर्ड यूज किया जाएगा रेजिस्टर के लिए तो समझ लेना कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर। देखो अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो ये एक मेथड पे बेस्ड है जिसको हम नल पॉइंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? नल पॉइंट मेथड कहते हैं। अब देखो हमारे पास अगर कोई वायर है जिसका एक एंड जो है वो ए पे है और दूसरा एंड बी पे है, तो जो ए से बी तक लेंथ है वो एल के बराबर है। जो ए से बी तक लेंथ है मान लेते हैं एल के बराबर है और इस वायर से आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास हो रही है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी का, ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा आई इंटू आर के। और आर कौन सा? आर ए बी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है
है ए बी वायर का, ठीक है। अब देखो यहाँ से वी ए बी निकल के आता है आई इंटू रो एल बाई ए, क्योंकि रेजिस्टेंस आप जानते हो रो इंटू एल अपन ए के बराबर होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर की, ठीक है। और जब हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आता है इंटू एल, ठीक है। के यहाँ पे कांस्टेंट आता है और के की जब वैल्यू निकालते हैं वो निकल के आती है वी बाई एल। के की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है वी अपॉन एल के बराबर, ठीक है। और अगर हम के की बात करते हैं तो के यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। और के यहाँ पे जो है उसको हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो या फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कह लो, क्योंकि देखो के जो होता है वो वी अपन एल होता है, वी पोटेंशियल है, एल लेंथ है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम नल पॉइंट की बात करते हैं या बैलेंसिंग लेंथ की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ नल पॉइंट होता है यानी बैलेंसिंग लेंथ होती है, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिवाइस होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे लेंथ ऑफ वायर। मान लो हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे जे पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या है वो हम उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे जे पॉइंट है। तो अगर आप मानते हो जो जे है यहाँ पे नल पॉइंट है, यहाँ पे नल पॉइंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस का होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। इस एजे लेंथ ऑफ वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू एल, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू एल, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमने देखना है कि के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको कैसे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे मैंने फार्मूले लिख के लाए हैं, लेकिन इन फार्मूलों को याद नहीं करना, इन फार्मूलों को याद नहीं करना, क्योंकि ये याद करके कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि के की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो आप समझ लेना। बाकी रही बात इन फार्मूलों को याद करने की, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझना, मेथड समझना कि कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे बैटरी है जिसका EMF E है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है, और हमारे पास अगर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर हमारे पास यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर है और उसकी लेंथ L है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होता है, जो हमारे पास, जो हमने पीछे अभी आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हमने अभी आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है हमने उसको स्मॉल r से डिनोट किया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r है तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L कितना होगा, L इंटू R के बराबर होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ L है तो L लेंथ की का जो रेजिस्टेंस होगा वो L इंटू R स्मॉल r के बराबर होगा, और यहाँ पे L क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, और स्मॉल r क्या है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाता हूँ, V जो होता है वो बराबर होता है I इंटू आर के, V I इंटू आर के बराबर होता है। हमने निकालना है क्या है, K की वैल्यू निकालनी, और K होता है V अपन L के। देखो हमें पता है कि K जो होता है वो V अपन L के बराबर होता है, ठीक है। और हमें अगर यहाँ से V की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हमने V की वैल्यू कैसे निकालनी है, I इंटू आर से निकालनी है ना, I इंटू आर से निकालनी है। तो सबसे पहले हम I की बात करेंगे। आप जानते हो I जो होता है वो E अपन आर प्लस आर होता है, E अपन आर प्लस आर होता है, लेकिन इस केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का वो R नहीं है, वो L इंटू आर है, वो क्या है, L इंटू आर है। तो यही पिछली स्लाइड पे भी लिखा है, I इज इक्वल टू E अपन आर प्लस एल आर, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी, यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी। अब देखो अगर हम बात करें जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस LR के बराबर है, ये तो हमें पता है, ये हमें पता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं अक्रॉस ये V जो है ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस वायर। तो ये जो पोटेंशियल अक्रॉस वायर है ये V इज इक्वल टू आई आर के बराबर है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात, R की बात करते हैं तो ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या है हमारे पास, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस है जो बराबर है L इंटू स्मॉल r के। तो हमारे पास अल्टीमेटली V का फार्मूला हो जाता है I इंटू एल आर, आई इंटू एल स्मॉल r, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू ये डालते हैं तो ये निकल के आता है E अपान आर प्लस एल आर इंटू एल आर इंटू एल आर। तो ये हमारे पास निकल के आता है, क्या आता है, E अपन आर प्लस एल आर इंटू एल आर निकल के आता है। अब देखो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकल के आया है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस वायर जो है, पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो निकल के आया E अपन आर प्लस एल आर इंटू एल आर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो के निकल के आएगा E अपन, यहाँ पे ई एल आर हम लिख सकते हैं ना, E इंटू एल आर, ई एल आर अपन आर प्लस एल आर, ठीक है।
आर प्लस एल आर, और यहाँ पे वी अपान एल है, ये वी की वैल्यू हुई, तो यहाँ पे अपान एल यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एल और ये वाला एल कैंसिल हो जाता है और के की वैल्यू निकल के आती है ई आर अपान आर प्लस एल आर। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई के की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई, वो निकल के क्या आई, ई आर अपान आर प्लस एल आर, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है, और स्मॉल आर यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर है, और कैपिटल आर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस वायर जो है वी इज इक्वल टू आई इंटू एल आर के बराबर है। ये कैसे है, ये कैसे यहाँ पे आया, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। करंट आई जो है उसकी वैल्यू ये डालते हैं, तो ये पोटेंशियल का फार्मूला निकल के आता है। उसके बाद ये पोटेंशियल का फार्मूला हम यहाँ वी अपन एल के कॉन्सेप्ट में जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। और कैसे निकल के आती है, पिछले पेज पे मैंने बिल्कुल अच्छे से ये बात समझाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इस मेथड को आपने यानी मेमोराइज नहीं करना, याद नहीं करना, इसको आप सिर्फ समझो कि हमने के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो जो पोटेंशियोमीटर होते हैं इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट से हम कैसे ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करंट आई निकालना है, और कैसे, आई की वैल्यू होती है ई अपान आर प्लस एल आर, ठीक है। और आई की वैल्यू फिर आपने इस फार्मूले में डालनी है, ठीक है। यहाँ आई की वैल्यू डालोगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा, और ये वी की वैल्यू इस फार्मूले में जब आप डालोगे के फार्मूले में, ठीक है, के इज इक्वल टू वी अपान एल फार्मूले में जब डालोगे तो ये फार्मूला अल्टीमेटली निकल के आएगा। तो यही इसका फाइनल फार्मूला है, ठीक है। तो जब हम डिटरमाइन करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट कहाँ पे है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उस पर नल पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो एजे लेंथ पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे पॉइंट है, तो जे पे अगर आपका नल पॉइंट होगा तो ये आपके पास एजे लेंथ हो जाएगी, इसको मान लेते हैं L1, ठीक है। उसके बाद जब कोई भी करंट जो है वो सेल से पास नहीं होते, जब कोई भी करंट सेल से पास नहीं होती है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, वो बराबर होता है E इज इक्वल टू वी ए जे दैट इज इक्वल टू के इंटू L1। देखो मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने बताया था कि जो ये पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है, और जब इस पॉइंट पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती उसका मतलब कोई करंट यहाँ से पास नहीं हो रही है, तभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू सेल, जब सेल से कोई भी करंट पास नहीं होती है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, वो बराबर होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे लेंथ तो आप जानते हो क्या होता है, के इंटू एल होता है। और यहाँ पे इस एजे लेंथ को हमने L1 से रिप्रेजेंट किया, तो इसको आप L1 भी कह सकते हो। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के लाई हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद नल पॉइंट फाइंड आउट करना है, और नल पॉइंट एजे लेंथ पे होगा, ठीक है, उसको हमने L1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और उसको हमने एजे लेंथ को हमने L1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जब कोई भी करंट पास नहीं होगी तो जो EMF होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, वो बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ एजे लेंथ दैट इज इक्वल टू के इंटू L1, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब देखो ये दूसरी एप्लीकेशन है, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। हम मान लेते हैं दो सेल है हमारे पास, कितने सेल हैं, दो सेल है। जो पहला सेल है उसकी की हम K1 मान लेते हैं, उसकी की को हम K1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो लेंथ है उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा सेल है मान लेते हैं उसकी की K2 है, उसके पास लेंथ L2 है, ठीक है। तो जब K1 ओपन होगी, जब K1 ओपन होगी उस टाइम पे K2 क्लोज्ड होगी, और जब K2 क्लोज्ड होगी तो L2 जो होगी वो बैलेंसिंग लेंथ होगी उस टाइम पे, और जब L2 बैलेंसिंग लेंथ होगी तो जो E2 का फार्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू L2, ठीक है। और जब K1 यहाँ पे क्लोज होगी, जब K1 क्लोज होगी उस टाइम पे K1 ओपन होगी। मैंने क्या कहा कि जब K1 ओपन होगी उस टाइम पे K1 क्लोज होगी, और जब K1 यहाँ पे क्लोज होगी उस वक्त जो L1 होगी वो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होगी, और जब L1 यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होगी तो जो E1 होगा वो बराबर होगा K इंटू L1। हम जानते हैं कि E होता है KL, ठीक है। अगर L1 यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ है तो E का फार्मूला K इंटू L1 हो जाएगा। जब हम इसको 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। यहाँ पे E2 क्या है, EMF ऑफ सेल 2, और E1 यहाँ पे EMF ऑफ सेल 1 है, और L2 इसी तरीके से लेंथ है सेल नंबर 2 का लेंथ है, और L1 यहाँ पे क्या है, सेल नंबर 1 का लेंथ है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। ये तो हो गया कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं दो सेल का EMF, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं, हमें पता है
हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है। तो ई का फार्मूला भी KL2 होता है, KL होता है, और वी का फार्मूला भी KL होता है। हम मान लेते हैं कि जो ईएमएफ है उसके उसके फार्मूले में जो लेंथ L है उसको मान लेते हैं L1, और जो वोल्टेज वाले फार्मूले में लेंथ L है उसको हम L2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईएमएफ जो है वो वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो जो ईएमएफ के फार्मूले में लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, और वोल्टेज अगर कम है तो वोल्टेज वाले फार्मूले में जो लेंथ है वो कम होगी। इसका मतलब L1 L2 से ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। L1 लेंथ जो है वो L2 लेंथ से बड़ी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, हम मान लेते हैं कि E जो है वो KL1 के बराबर है, V जो है वो KL2 के बराबर है, और V जो होता है हम जानते हैं E माइनस आई आर के बराबर होता है। यहाँ पे I की वैल्यू हम डालते हैं E अपन R प्लस आर, तो अल्टीमेटली V का फार्मूला ये निकल के आता है। अब देखो यहाँ हमारे पास सेल दिया है जिसका EMF ये है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में जो EMF है वो ये वाला EMF है, स्मॉल r ये वाला स्मॉल r है, और कैपिटल R ये वाला कैपिटल R है, ठीक है। अब ये जो फार्मूला निकल के आया V इज इक्वल टू E माइनस ई अपन R प्लस आर इंटू आर, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल के आता है दैट इज इक्वल टू E अपन V माइनस 1 इंटू आर, E अपन V माइनस 1 इंटू आर, और यही फार्मूला बराबर होता है L1 अपन L2 माइनस 1 इंटू आर। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि EMF हमेशा वोल्टेज से कम होता है। तो जो EMF वाली लेंथ है वो L1 है और वोल्टेज वाली लेंथ L2 है, तो L1 L2 से बड़ा है, L1 लेंथ जो है वो L2 लेंथ से बड़ी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि EMF वाली लेंथ L1 है और वोल्टेज वाली लेंथ L2 है। तो यहाँ पे मैं EMF की जगह जो है वो L1 डाल रहा हूँ और वोल्टेज की जगह L2 डाल रहा हूँ। यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जितने भी फार्मूले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए, ये मैंने पढ़ाया, ये याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रख लेना और ये वाला फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू E अपन V माइनस 1 इंटू आर। ई यहाँ पे EMF है, V यहाँ पे वोल्टेज है, और R यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और इसी को हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू L1 अपन L2 माइनस 1 इंटू आर। याद रखना L1 यहाँ पे लार्ज लेंथ है और L2 यहाँ पे स्मॉल लेंथ है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि EMF जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। और EMF के पास लार्ज लेंथ होती है, टर्मिनल वोल्टेज के फार्मूले में स्मॉल लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर हम सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव होगा, जब पोटेंशियोमीटर में से करंट जो है वो कम होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि K जो होता है वो V अपन L के बराबर होता है। अगर लेंथ L बड़ी होगी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो K की वैल्यू कम होगी, अगर K की वैल्यू कम होगी तो करंट भी कम होगी, और जब करंट कम होती है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव ज़्यादा है। तो जब करंट कम होती है पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और करंट जो है वो कम कब होगी, जब K की वैल्यू कम होगी और L की वैल्यू ज़्यादा होगी, L की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसमें जो करंट पास होती है मैक्सिमम करंट होती है, और उसको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं। IG से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस करंट को जो गैल्वेनोमीटर से पास होती है। तो IG यहाँ पे वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है, और ये मैक्सिमम करंट है दैट कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम ऑफ करंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा करंट यहाँ से पास नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए अगर यहाँ से इससे ज़्यादा करंट भी पास हो सकती थी तो उस केस में हमें फिर एमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है IG जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जिसको ये मेजर कर सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा करंट मेजर करने के लिए जो है वो यहाँ पे एमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम मोर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल G से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, और IG से करंट को डिनोट कर रहा हूँ जो यहाँ से पास हो रही है। अब देखो हमें पता है अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, हम क्या करते हैं, हम इसको शंट कर देते हैं। और शंट का मतलब क्या है, हम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब शंट वर्ड जो है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है उसका मतलब होता है हम कनेक्ट किसमें कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शंट रेजिस्टर जो है वो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक शंट रेजिस्टर, और उसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल S से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो यहाँ से करंट पास हो रही है वो I के बराबर है। यहाँ से I अमाउंट ऑफ करंट अगर पास हो रही है तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगी वो IG होगी, जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगी वो IG होगी, और जो IG है ये मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है, ठीक है। और जो बाकी की करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रही है, जो इस एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ की तरफ शंट रेजिस्टर की तरफ आ रही है, वो करंट I माइनस IG के बराबर है। देखो टोटल करंट I है, IG करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है,
तो यहाँ कितनी करंट आएगी, आई माइनस आई जी करंट आएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फार्मूले की, तो जो फार्मूला हमारे पास है, हमने इसमें एक ही फार्मूला याद रखना है, वो है आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस। यहाँ पे आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल जी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और आई माइनस आई जी वो वाली करंट है जो शंट रेजिस्टर से पास हो रही है। जो करंट शंट रेजिस्टर से पास हो रही है दैट इज आई माइनस आई जी, और एस जो है ये शंट रेजिस्टर है, एस यहाँ पे क्या है, शंट रेजिस्टर है। अब देखो ये फार्मूला कैसे आया, हमें पता है कि जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के थ्रू है वो पोटेंशियल बराबर है शंट रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल थ्रू शंट रेजिस्टर। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें ये पता है। अब गैल्वेनोमीटर के केस में करंट क्या है, आई जी है, और गैल्वेनोमीटर के केस में रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी है, इज इक्वल टू शंट रेजिस्टर के केस में करंट आई क्या है, आई माइनस आई जी है, आई माइनस आई जी है, और शंट रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल एस है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और यही फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। ये फार्मूला आपने जबानी याद रख लेना है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब भी किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करना होगा करंट मेजर करने के लिए, तो हमेशा सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रख लेना कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। और एमीटर में से जो एमीटर की अगर हम बात करें, यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर में करंट पास हो रही है वो आई जी है, और जो इस शंट रेजिस्टर से पास हो रही है वो आई माइनस आई जी है, और टोटल करंट आई है, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे आया ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो कैपिटल जी है, कैपिटल एस है, ये रेजिस्टेंसेज है, ये क्या है, रेजिस्टेंसेज है। कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल एस यहाँ पे शंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, एस जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो हमारा शंट रेजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है एस, वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है इनके रेजिस्टेंस जो आइडियल वो एमीटर का है वो 0 के बराबर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। अभी हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, अब हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले आप याद रखना कि जो वोल्टमीटर होता है ना, इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब भी इसको हम किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, और उससे जो मैक्सिमम करंट पास होती है वो आई जी के बराबर है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा जो ये मेजर कर सकता है ये गैल्वेनोमीटर, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जो ये गैल्वेनोमीटर मेजर करता है वो वी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। वी होता है आई आर, और आई यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, ठीक है, दैट इज आई जी, और जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ जब हम एक हैवी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वो जो हैवी रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ कैपिटल आर का हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वोल्टमीटर बनता है। तो यहाँ से वोल्टमीटर से फिर जो मैक्सिमम करंट पास होती है वो भी आई जी के बराबर होती है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी होता है, और जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया उसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो इस हैवी रेजिस्टेंस के जो हमारे पास हैवी रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस जी लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो सीरीज होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ऐड किया आर प्लस जी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जो वोल्टमीटर मेजर कर सकता है वो बराबर होता है आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे जी प्लस आर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस हैवी रेजिस्टेंस दैट हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली मैक्सिमम पोटेंशियल का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, मैक्सिमम पोटेंशियल जो हमारा वोल्टमीटर मेजर कर सकता है वो बराबर होता है आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है। आई जी यहाँ पे करंट है जो गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे पास हो रहा है, और जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और आर यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा भी है कि जो हमारे पास वोल्टमीटर है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है जी प्लस आर के,
G+R के बराबर होता है। और G यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और R यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए इनको हमने G+R यानी ऐड कर लिया, ठीक है। अगर हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करते हैं तो जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट पॉइंट है एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको हम जनरली G से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे G से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल G से, तो इसको हम कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने RG से रिप्रेजेंट किया, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इसको हम कहते हैं। तो ये बराबर होता है सेंसिटिविटी ऑफ करंट अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, ठीक है। RG बराबर होता है SI अपॉन SV। SI हमारे पास सेंसिटिविटी है करंट का, और SV जो है वो सेंसिटिविटी है वोल्टेज का, ठीक है। RG यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, SI यहाँ पे करंट की सेंसिटिविटी है, SV हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज है, और जो RG होता है दैट इज इक्वल टू SI अपॉन SV, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपके सिलेबस में उसका लास्ट टॉपिक था ये, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, JEE में तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए या फार्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स जिनको आप कहते हो, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको फार्मूला शीट्स या फिर माइंड मैप्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एडलिनो से पढ़ रहे हो। अगर आपको समझ आया, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।